कंपोजिट फी कल्चर में क्या होता है, कंपोजिट फी कल्चर में हम 5-6 वैरायटी एक ही पॉन्ड में क्या कर लेंगे, उनको रियर कर लेंगे। सिलेक्टेड वैरायटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ खाने के लिए कम्पीट ना करें या एक दूसरे को ना खाएं, उनकी फूड रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो अलग अलग हों, ठीक है। उनमें मैंने कुछ फिशेस के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कैल्टा है उसमें, ठीक है, रोहू है, वो मिडिल पार्ट ऑफ द वाटर में रहती है, मिरेगल्स है, कॉमन क्रॉप्स है, वो हमेशा बॉटम में से फीड करती हैं, तो वो ऊपर नीचे नहीं आएंगी तो एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, बहुत सारी मछलियाँ हमें एक साथ ही मिल जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो पानी के ऊपर ही रहेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो बीच में रहेंगी, और कुछ मछलियाँ ऐसी होंगी जो नीचे नीचे ही रहती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या आती है कि बहुत सारी जो फिशेस होती हैं वो मानसून में ही सिर्फ अंडे देती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं वो नहीं ग्रो कर पाते हैं, इसलिए वो किसी भी सीज़न में अपने अंडे दे पाएँ उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको कुछ हार्मोन स्टिमुलेशन दे देते हैं, और उसकी वजह से हम उन्हें जब चाहें उस टाइम पर रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। अब हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों को पालना, ठीक है। खेती के साथ साथ हम कुछ बड़े केयरिंग तरीके से इसका भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या मिल जाता है, थोड़ा शहद और वैक्स हम उससे प्रोड्यूस कर लेते हैं, और उससे हमें जो फार्मर्स होते हैं उनको एडिशनल इनकम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर छोटी इनकम लेनी है तो एक दो सेटअप लगा लिए, लेकिन जो बहुत बड़े स्केल पर इनको बी कीपिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपाइड्स बोलते हैं, ठीक है। एपायरीज क्या होती हैं, जब हम एक ऐसी सेटिंग करें जिसमें हम बहुत सारे डिज़ायरेबल हाइव्स को अपनी जहाँ जगह हमें चाहिए वहीं पर हम उसको लोकेट कर दें सिस्टमेटिक तरीके से, और बहुत सारे मैक्सिमम पॉलन और नेक्टर उसमें आकर के कलेक्ट होने शुरू हो जाएं, तो हम उसे एपायरी कहते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि कुछ कॉमन वेराइटीज़ मैंने यहाँ कुछ इंडियन वैरायटी भी लिखी हैं बच्चों, और कुछ नाम मैंने लिखे हैं जो इटालियन वैरायटी के। इटालियन वैरायटी क्या होती है, एक्सोटिक, सॉरी, जो एक्सोटिक वैरायटी इंडिया की नहीं है, बाहर की वैरायटी है। अब एक मिनट मैं यहाँ पर एक दो वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। एक होती है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस वैरायटीज़ वो वैरायटी होती हैं बच्चों जो इंडिया में मिलेंगी। एक्सोटिक वैरायटी वो वैरायटी होती हैं जो विदेशों में मिलेंगी, ठीक है। तो इनको यूज़ करने का, लेकिन इंडिया जो है वो कमर्शियल स्केल पर बहुत ज़्यादा किसका प्रोडक्शन करता है, हनी का प्रोडक्शन करता है। क्यों कमर्शियल स्केल पर वो हनी का प्रोडक्शन कर पाता है, उसकी देखिए क्यों कर पाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी हनी है, मतलब हनी बीज़ हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वो जो हनी बीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करती हैं, और उनके जो डंक होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, मतलब लेस स्टिंग्स हैं उनके, ठीक है। और वो बहुत लंबे टाइम तक अपने छत्तों पर टिकी रहती हैं, जो इंडिजीनियस हम बीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए इंडिया जो है वो बहुत अच्छे स्केल पर हनी को प्रोड्यूस करता है। इंडिया और चाइना दो ऐसे कंट्री हैं जो बहुत सारा हनी प्रोड्यूस करके विदेशों में भी भेजते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो, एक तो क्या है, बहुत गाढ़ा और मीठा लिक्विड होता है, बहुत सारी दवाइयों में इसका यूज़ होता है, हम इसको एज ए शुगर भी यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छा सोर्स है ये एनर्जी का, ठीक है बच्चों। अब एक बहुत अच्छी टर्म है, इसमें कई बार ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है आगे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। पॉस्चरेज क्या होता है बच्चों, पॉस्चरेज वो फ्लावर्स होते हैं जिनसे बीज जो होती हैं नेक्टर और पॉलन का कलेक्शन करती हैं। तो हम क्या करें कि जहाँ पर हाइव्स लगाए हुए हैं, जहाँ छत्ते हमने बनाए हुए हैं, जहाँ हमने ये बी कीपिंग की हुई है, वहाँ पर हम कुछ ऐसे फ्लावर्स उगा दें जो बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्हें क्या दे पाएँ, नेक्टर दे पाएँ, वो वहीं से कलेक्ट करें और उनको हाइव्स के अंदर डाल दें। इनमें एक बहुत जो फेमस है आलमंड हनी, ठीक है, कश्मीर का होता है, जो बहुत ही टेस्टी होता है, वो भी स्पेशल आलमंड फ्लावर से ही कलेक्ट किया जाता है। अब लास्ट में कुछ टर्म्स हैं जो चैप्टर में बच गई थी, देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, एक ऐसा प्रोग्राम था जो कंट्री में उस टाइम चलाया गया था जब हमारे देश में खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम कैसे टाइम से उनको इरिगेशन दें, कौन कौन सी हम वेराइटीज़ उगाएं, कौन सा सीड हम यूज़ करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें मिल सकें। आज के टाइम में इंडिया आपको पता ही है नंबर 2 पर है फार्मिंग के मामले में, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा हुआ है, MS स्वामीनाथन, ये साइंटिस्ट थे जो इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। दूसरा आ गया आपका वाइट रेवोल्यूशन। बच्चों, वाइट रेवोल्यूशन आपको पता ही है, वाइट रेवोल्यूशन क्या है, वाइट रेवोल्यूशन का मतलब हो गया दूध से सीधा सीधा। तो एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया था जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है बच्चों, तो दूध सफिशिएंट हो जाए और इंडिया को बाहर से वो एक्सपोर्ट ना करना पड़े। तो फादर जो मिस्टर, यहाँ पे मैंने देखो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर VK खोरीन,
डॉक्टर वी कुरीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें इंडिया का फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मदर डेयरी जो की शुरुआत की थी वो किसने की थी, डॉक्टर वी कुरीन ने की थी, ये उसके चेयरमैन है। ठीक है, अब कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर की वो हमने इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ हनी भी, हालांकि मैंने वहाँ भी लिखी हुई है, मैंने दोबारा यहाँ भी लिखी हुई है। ठीक है, सिराना इंडिका और एपिस डोरसाटा ये कौन सी है, हमारी इंडियन ब्रीड है। एक्सोटिक ब्रीड यानी कि विदेशी ब्रीड कौन सी है, ये है आपकी एपिस मेलिफेरा और एपिस एडमासोनी। ठीक है, इंडिजीनियस पोल्ट्री ब्रीड कौन से, देखो याकूब, न्यूरी, काजल और पीला, ये कौन से इंडिजीनियस है, इंडियन ब्रीड के मुर्गे हैं ये, सीधे हम सिंपल भाषा में बात करें। एक्सोटिक ब्रीड के कौन से बेटे, वाइट लैग हॉर्न हो गया आपका, रोडी इसलैंड रेड हो गया। ठीक है, ये तीन ऐसी कौन सी ब्रीड है, ये एक्सोटिक ब्रीड है, किसकी है, ये मुर्गों की है। फिर हम आ जाते हैं काऊ की, इंडिजीनियस ब्रीड में कौन कौन से आते हैं, रेड सिंधी हमारी, गिर और साहिवाल, ये इंडियन गायों के नाम है। और एक्सोटिक कौन सी होती है, ब्राउन स्विस, जर्सी और हॉलस्टाइन। ठीक है बच्चों, तो अब आपका चैप्टर यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया है। तो क्योंकि वीक में देखो एक ही पीरियड आपका लगता है, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काम दिया है आपको, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं आपके आगे के, और अभी तक हम सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जो कवर कर पाए हैं। पहला चैप्टर भी काफ़ी दिनों में ख़त्म हुआ था, ये थोड़ा इजी चैप्टर था जिसमें आप एक रीडिंग लेंगे तो आपको चैप्टर इजीली समझ भी आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो करिए इसको, और काम कंप्लीट करने के बाद अपने अपने चैप्टर्स की पिक्चर्स मुझे ज़रूर क्लिक भेजा कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीक हम एक टेस्ट रख लेते हैं आप।